नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने कक्षा 6 ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए थे हमारा राजस्थान के। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 का जो भाग 2 है उसके अपन ऑब्जेक्टिव पूरे करने वाले हैं, साथ ही साथ उनका विश्लेषणात्मक अपन वर्णन भी करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार मित्रों के साथ साझा कीजिए। इसमें पुराने एग्ज़ाम जितने भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में हमारा राजस्थान से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो एकमात्र जो सिरोही का जो माउंट आबू वाला जो एरिया है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी वनों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग पर वन क्षेत्र है, यानी 1/10 भाग पर वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, जबकि सबसे कम वन क्षेत्र चूरू में है। वनों को 3 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। पहला होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन वो होते हैं जिन पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होता है, उनको अपन कहते हैं आरक्षित वन। अगला जो है वो है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन क्षेत्र वो होता है जिसमें कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। नंबर 1 का जो अपन ने आरक्षित वन पढ़े थे वो 1/3 भाग पर फैले हुए हैं। नंबर 2 पर सुरक्षित वन जिसमें छूट दी जाती है। नंबर 3 पे होते हैं आपके अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत जो वन होते हैं उन पर सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, यानी उनमें पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये तो हो गए वनों के प्रकार। बात करते हैं केवलादेव एक घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो भरतपुर में है और साइबेरियन सारस के लिए ये जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर वनों का वर्गीकरण करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, यानी कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ये आपकी अरावली पर्वतमाला हो गई है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार अपन ने कक्षा 6 में पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले होते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। जो उष्णकटिबंधीय है कंटीले वन होते हैं, ये राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जैसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर इनमें पाए जाते हैं। इनमें रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, केर, बबूल, नीम ये वृक्ष होते हैं। और यहाँ की जो वनस्पति होती है वो मरुद्भिद प्रकार की होती है। तो मरुद्भिद वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, क्योंकि ये शुष्क और अर्ध शुष्क भाग की अपन बात कर रहे हैं। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कंटीले यहाँ पे वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाला खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, अपना राज्य वृक्ष भी है। और रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है, और सेवण एक यहाँ घास पाई जाती है जो अत्यंत पौष्टिक होती है। दूसरे प्रकार के जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिन्हें अपन मानसूनी वन भी कहते हैं। ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटाबारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में ये पाए जाते हैं। जैसे सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, ढाक, ढोक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, शीशम, आम। इन वनों से अधिकांश लकड़ियां जो प्राप्त की जाती हैं, मजबूत लकड़ी प्राप्त करने के लिए काम में आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो वन है वो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये सदाबहार वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और आबू पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, माउंट आबू में पाए जाते हैं। इनमें आम, बांस और
सागवान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में गोडावण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना रणथंभौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण पाए जाते हैं। देखिए काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर जो चूरू में है। केवलादेव के अंदर आपके काले हिरण नहीं पाए जाते हैं, बल्कि केवलादेव की अपन ने बात की थी जहां पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली में है, और फुलवारी की नाल उदयपुर में है, तो ये तो सही है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य झालावाड़, ये गलत है। कुंभलगढ़ कहाँ है आपका? कुंभलगढ़ है आपका राजसमंद में, राजसमंद पाली का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुंभलगढ़ है। यहाँ अपन थोड़े वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। अगला है अभ्यारण्य का नाम है और जिला है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल है। माउंट आबू सिरोही में है। रामगढ़ विषधारी, ये आपके पीटीआई में अभी पूछा भी गया था कि चौथा जो बाघ संरक्षण परियोजना है वो कहाँ बन रही है, तो ये रामगढ़ में बन रही है। और रामगढ़ कहाँ है? बूंदी में है। वहाँ ऑप्शन में दोनों थे, बूंदी और रामगढ़, तो वहाँ रामगढ़ करना था अपन को। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जिला दे रखा है, ताल छापर चूरू में है, बिल्कुल। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में है। नारगढ़ जयपुर में है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है, राजसमंद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बंद बारेठा आपका भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी देखिए जयपुर में एक स्थान तो है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों की। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर में है, जहां गोडावण जिसे राज्य पक्षी कहते हैं वो पाया जाता है। केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर में है, जहां बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। कुंभलगढ़ है राजसमंद, पाली, उदयपुर में है, जहां बाघ पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में है, जहां भी बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर ये पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है। टोडगढ़ रावड़ी राजसमंद, अजमेर और पाली में है, जहां तेंदुआ, रीछ, बाज ये पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है, जहां उड़ने वाली गिलहरी, सांबर और लोमड़ी पाई जाती है। माउंट आबू में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे माउंट आबू जो सिरोही में है वहाँ जंगली मुर्गे और रीछ पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में विषधारी सांप पाए जाते हैं और ये बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, जहाँ बगेरा, जरख पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो चंबल नदी के सहारे का कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। और चंबल घड़ियाल में घड़ियाल और भेड़िया, सियार, लोमड़ी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है। थोड़ी सी यहाँ चर्चा अपन कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है 3, उनके बारे में। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके भरतपुर में है, जहाँ साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है और भारतीय बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा, चित्तौड़गढ़, रावतबाटा वाला जो क्षेत्र है वहाँ फैला हुआ है, और यहाँ बाघ, रीछ, जरख, भेड़िया ये पाए जाते हैं। अभ्यारण्य का मतलब है भयमुक्त वन, ऐसा वन जहाँ जीव जंतु सुरक्षित रूप से भ्रमण कर सकते हैं, भयमुक्त वातावरण होता है यहाँ। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बंद बारेठा भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिक वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य
सवाई माधोपुर में है। वन विहार, रामसागर और केसरबाग ये धौलपुर में है। जयसमंद, सज्जनगढ़ ये उदयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। शेरगढ़ बारां में है। तालछापर चूरू में है। और राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स ये बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील ये वेटलैंड यानी नम भूमि स्थल है। केवलादेव में नम भूमि कौन बनाता है? तो अपन ने जब झीलों वाली अपन पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि बाणगंगा वहाँ नम भूमि का निर्माण करती है। राज्य पशु चिंकारा अपने वन्य जीव श्रेणी में हो गया, जबकि राज्य पशु ऊंट आपके पालतू श्रेणी में हो गया। बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की, तो वो 1952 में आई थी। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी और जिसे संशोधित किया गया था 1988 में, जिसके अनुसार जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति थी उसके अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए थे। और राजस्थान राज्य की जो वन नीति है 2010 उसके अनुसार 20% पर वन होने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान में 10% पर ही वन है। जोधपुर के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। बात करते हैं खेजड़ली गांव की। राजस्थान के जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया और अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन भी है, जहाँ पर भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। धात्विक खनिज समूह की अपन को पहचान करती है, तो यहाँ चूना पत्थर धात्विक खनिज नहीं है। अब्रक और जिप्सम ये दोनों भी धात्विक खनिज नहीं है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें सीसा, तांबा और लोहा दे रखा है। यहाँ अपन बात कर लेते हैं। धात्विक खनिज में लौह अयस्क आता है, मैंगनीज आता है, सीसा जस्ता आता है, चांदी आती है, तांबा आता है। अधात्विक खनिजों में आपका चूना पत्थर आता है, जिप्सम आता है, अभ्रक आता है, संगमरमर आता है, रॉक फास्फेट आता है, घिया पत्थर आता है, नमक आता है, बलुआ पत्थर आता है। ये सब आते हैं अधात्विक खनिजों में। तीसरा प्रकार का जो खनिज है वो है ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बात करते हैं उदयपुर की जावर और भीलवाड़ा राजसमंद, यहाँ पाए जाने वाला खनिज सीसा जस्ता, बिल्कुल ये सुमेलित है। खेतड़ी झुंझुनू, अलवर, सीकर, यहाँ तांबा, ये भी सुमेलित है। जयपुर सीकर झुंझुनू में लौह अयस्क पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर राजसमंद में ग्रेनाइट, ये गलत है। ग्रेनाइट पाया जाता है आपका जालोर में, ग्रेनाइट जालोर में पाया जाता है, जबकि उदयपुर और राजसमंद में आपका चांदी पाया जाता है। जब यहाँ खनिज और उनसे संबंधित जिलों की बात हुई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सीसा जस्ता उदयपुर की जावर खान प्रसिद्ध है। तांबे के लिए खेतड़ी झुंझुनू, अलवर और सीकर प्रसिद्ध है। लौह अयस्क जयपुर प्रसिद्ध है। चांदी के लिए उदयपुर और राजसमंद प्रसिद्ध है। जिप्सम बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट के लिए उदयपुर, अभ्रक के लिए भीलवाड़ा, अजमेर, वोलेस्टोनाइट के लिए सिरोही और अजमेर। वोलेस्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग और रंग उद्योग में किया जाता है। संगमरमर के लिए राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, सीमेंट। ग्रेनाइट जालोर का प्रसिद्ध है।
ऊर्जा के संसाधनों की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कोयला है वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 98% तक कार्बन पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा वो स्थान है जहां प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित अंता 12 में है। राजस्थान का वोलेस्टनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता में एकाधिकार है, जबकि संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक पासपेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर और तांबा में भी अग्रणी राज्य है। राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से। देश का अधिकांश जो सीसा जस्ता है वो राजस्थान में उत्पादित होता है, और सीसे जस्ते के जो उप उत्पाद है चांदी और कैडमियम है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, जबकि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ये कोयला पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरड़ी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर में मिलता है। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। कोटा और कालीसिंध झालावाड़ में है। छबड़ा बारा में है, जहां कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर का जो गिरल है वहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। प्राकृतिक गैस के भंडार घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जबकि सादेवाला जैसलमेर, भागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर ये खनिज तेल पाए जाते हैं। जैसलमेर का जो रामगढ़ है और बारा का जो अंता है और धौलपुर यहाँ प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है। जल विद्युत की बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। गांधी सागर से जो एमपी में है और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, इनसे जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति की जा रही है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल और व्यास परियोजना, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इनसे भी राजस्थान को विद्युत का उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा के लिए सबसे जो उपयुक्त जिले हैं वो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बाड़मेर है। बायोगैस के संयंत्र उदयपुर और जयपुर में छोटे छोटे बायोगैस के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में सर्वाधिक है और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसकी जो स्थापना है वो जोधपुर के भाड़ला गांव में की गई है। भाड़ला जोधपुर भी सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फसलों से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, रबी और खरीफ। तो रबी की फसलों के समूह की पहचान करनी है, तो आपका बाजरा खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की है। मैं इधर आ जाओ, आपके मक्का खरीफ की है, गेहूं, चना, सरसों ये तीनों रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं। चुकंदर हो गया, जौ हो गया, गेहूं, जौ, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं, जबकि बाजरा, ग्वार, ज्वार, मक्का, चावल,
मूंग और मूंगफली, ये देखिए इसमें मूंगफली था। तिल हो गया, तिल भी, और कपास, ये तीनों ही आपके खरीफ की फसलें हैं। और गन्ना, ये भी आपके खरीफ की फसल है। जबकि जायद की फसलों में आ जाता है फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये सब आ जाते हैं जायद की फसलों में। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है राजस्थान के अंदर। खाद्यान्न फसलें गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल आती है। और व्यापारिक फसलें जो केवल व्यवसाय के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया। रबी की फसल में गेहूं महत्वपूर्ण फसल है, और गेहूं श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होता है। जौ और ज्वार, ये भी श्रीगंगानगर और जयपुर में होता है, ये भी रबी की फसल है। और ज्वार, ज्वार आपका खरीफ की फसल है, ये अजमेर और पाली में होती है। मक्का, मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, इससे पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स बनाए जाते हैं। ये भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में आते हैं, यानी मेवाड़ क्षेत्र में। बाजरा, बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है और प्रथम स्थान रखता है राजस्थान इसमें। अलवर, जयपुर, सीकर में ये सर्वाधिक होता है, जोधपुर में होता है, नागौर में भी होता है। चना एक रबी की फसल है, बाजरा आपकी खरीफ की फसल में आएगा। चना रबी की फसल है जो बीकानेर, जैसलमेर में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, ये भी दलहन में आते हैं। सरसों, सरसों आपकी तिलहन की फसल है। देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। रबी की फसल है सरसों, और सरसों अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर में होती है। इन फसलों के अलावा भी राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना आदि फसलें उत्पादित होती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य का श्रीगंगानगर जिले में जो सूरतगढ़ है, उसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। सिंचाई के साधनों की बात करें तो यहाँ नलकूप, नहर, कुएं, तालाब से सिंचाई की जाती है। नलकूप से 44%, नहरों से 30%, कुएं से 23%, तालाब से 1%। राजस्थान के जो वाटरमैन या जोहड़े वाले बाबा या जलमैन या जल पुरुष, वो राजेंद्र सिंह को कहते हैं, जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो बाजरा, सरसों, इसबगोल, ग्वार, मोठ, जीरा, इनमें आपका प्रथम स्थान है। बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि उपज मंडी में खरीदारों से वसूला जाता है, तो इसमें खरीदारों से वसूलते हैं अपन। कृषि उपज जो मंडी है उसमें खरीदारों से क्या वसूला जाता है? तो खरीदारों से बाजार शुल्क वसूला जाता है, जबकि जो मध्यस्थ होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। 1976 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने का कार्य किसका है? तो ये कार्य है आपके राज्य सरकार का। ये कार्य आपके राज्य सरकार का है। बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ी सी यहाँ अपन देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी, और राज्य की जो जोधपुर की मंडी है वो जीरे के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जीरा, जैसे जोधपुर। और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ये पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन से की जाती है। बाजार शुल्क खरीदारों से वसूलते हैं, लाइसेंस शुल्क मध्यस्थों से वसूलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी राजस्थान में कहाँ है? तो मेथी और धनिया की मंडी है आपकी रामगंज मंडी, कोटा। कृषि विपणन के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल है? तो परिवहन भी है, भंडारण भी है, प्रसंस्करण भी है, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये सूती वस्त्र मिल, पहली
राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ब्यावर, जो अजमेर में है ब्यावर, उसकी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, 1889 में हुई थी। पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था कि पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ब्यावर में हुई थी, द कृष्णा मिल्स की, 1889 में। राजस्थान की जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं और इन्हें दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं, वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग और लघु और कुटीर उद्योग। तो राजस्थान में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग और चीनी या शक्कर उद्योग है वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी। भीलवाड़ा को वस्त्र की नगरी के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर बोलते हैं राजस्थान का। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। खाद्य तेल के अगर कारखानों की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी में खाद्य तेल हैं। वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है और वहाँ पर भेजना निर्यात कहलाता है। राज्य के अंदर जो व्यापार होता है दूसरे राज्य से उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं और एक देश का दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सरसों और ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल और ओन, इसके उत्पादन में राजस्थान अग्रणीय है। बात करते हैं फल, सब्जी और डेयरी के जो उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण किया जाता है और राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना है उसके तहत 35 श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण में 2 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें 35 हो जाएगा। और कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया? तो 2019 में किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो महाराजा जो राय सिंह है उनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। जयपुर का जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। पृथ्वीराज चौहान के दरबार का जो लेखक था वो कौन था? तो विद्यापति गौड़ था, चंद्रबरदाई भी था और पृथ्वी भट्ट भी था, यानी कि ये सभी थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर 1433 ईस्वी में बैठे थे, जबकि इनका जन्म 1417 में हुआ था महाराणा कुंभा का। महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन से इलाके जीते थे? तो इन्होंने फर्रुख नगर, धौलपुर और रोहतक, ये सभी इलाके जीते थे। थोड़ा सा यहाँ राजस्थान का इतिहास देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके जो दरबारी कवि थे वो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वीभट्ट थे। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे और इनका जो जन्म है वो 1417 में हुआ था। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के एक कला प्रेमी थे। महाराणा कुंभा की राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उनमें बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़ और मारवाड़ की मैत्री ये प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। 84 जो दुर्ग हैं मेवाड़ में उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग,
ये सब महाराणा कुंभा ने बनाए थे। कुंभा एक संगीतकार थे और इन्होंने 3 ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड़ प्रबंध ये इन्होंने लिखे थे। कुंभा ने जयदेव के द्वारा रचित जो गीत गोविंद थी उस पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी और चंडी शतक की टीका भी लिखी थी। महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रायरायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु ये सब उपाधियां दी गई है। महाराणा सांगा का मूल नाम संग्राम सिंह था और ये रायमल के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम राणा रायमल था। राजपूत राज्यों को इन्होंने संगठित करके एक छत्र के नीचे लाए थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे, ये पूछा जाता है। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राव मालदेव राव गांगा के सबसे बड़े पुत्र थे और राव मालदेव का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए थे। ये एकमात्र ऐसे ताकतवर हस्मत वाला शासक कहलाते हैं राव मालदेव। ये एक भी युद्ध नहीं हारा था बंदा जीवन में। 52 युद्ध किए थे और 58 परगने इन्होंने जीते थे। सर्वप्रथम भाद्राजोण को जीता था, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बाड़मेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की थी। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में है और पोखरण दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। फारसी इतिहासकारों ने इसे हस्मत वाला शासक कहा था और 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के जो उप दुर्ग है कटारगढ़, उसमें हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का भाई जगमाल रूठकर अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए विश्व वल्लभ एक पुस्तक थी, उसकी रचना की थी। महाराजा राय सिंह बीकानेर की जो राव कल्याणमल थे उनके बड़े पुत्र थे राय सिंह और इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ था। 1576 में राय सिंह ने राज्याभिषेक किया था। इनको राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और बीकानेर की जो सुदृढ़ जो दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, उसके ऊपर एक प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति इन्होंने लिखवाई थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की, तो ये कछवा वंश के जयसिंह थे और आमेर की राजगद्दी पर ये बैठे थे 1621 में ये आमेर की राजगद्दी पर बैठे थे। और जयपुर के जयसिंह ने जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन तीनों के साथ इन्होंने काम किया था। जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था और जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के जो मलिक अंबर है उनके विरुद्ध अभियान पर भेजा था। शाहजहाँ ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और औरंगजेब ने इनको दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। जयसिंह के जो राजकवि थे बिहारी, उन्होंने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की थी और एक दरबारी कवि राम कवि थे जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। इनके पिता गज सिंह थे जिनकी मृत्यु के बाद ये राज्याभिषेक हुआ था इनका। शाहजहाँ ने इनको महाराजा की उपाधि दी थी, जबकि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि भी शाहजहाँ ने दी थी। जयसिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, और जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा
कस्बा बसाया था औरंगाबाद के निकट। जसवंत सिंह एक अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय इन ग्रंथों की रचना की थी। महाराजा राज सिंह प्रथम, महाराजा राज सिंह प्रथम महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे और 1652 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। इन्होंने जो मुगल उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया था। बाद में औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया था। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए थे राज सिंह ने। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण कराया था जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति लिखा हुआ है जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। बात करते हैं सवाई जयसिंह की, तो इनका जो जन्म है वो 1688 में ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी और सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी बनाई थी जिसे जिज-ए मोहम्मद शाही कहा गया था। महाराजा सूरजमल, सूरजमल भरतपुर के शासक थे और इनके पिता का नाम बदन सिंह था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। इनके दरबार की शोभा कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान बढ़ाते थे। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज की थी, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध की थी। ये देवमूर्ति जो प्रकरण था उसकी इन्होंने रचना नहीं की थी। मंडन नाम का जो प्रसिद्ध शिल्पी था वो महाराणा कुंभा का आश्रित था जिसने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ये महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग भी बनाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी कौन था? मंडन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना मारवाड़ के जो महाराजा थे जसवंत सिंह ने नहीं की थी? जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की थी? तो इसमें आ जाएगा आपका गुणसागर की रचना नहीं की थी। बाकी आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण की रचना इन्होंने की थी। मेवाड़ के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने गुणसागर की रचना की थी। अजीत सिंह ने गुणसागर, दुर्गापाठ भाषा, निर्वाण दुहा, अजीत सिंह रा किया दुआ और गज उद्धार की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराजा राय सिंह, बीकानेर के जो महाराजा थे राय सिंह ने किसकी रचना नहीं की थी? नहीं की थी तो ये आ जाएगा आपका ज्योतिष रत्नमाला की थी, राय सिंह महोत्सव की थी, वैदिक वंशावली की थी। चंडी शतक की रचना नहीं की थी। चंडी शतक की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराणा कुंभा ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? महाराजाधिराज, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु सबकी उपाधि महाराणा कुंभा ने हासिल की थी। लेकिन हिंदूपत की उपाधि राणा सांगा ने हासिल की थी, महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया ये जो सोरठा है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके केसरी सिंह बारट ने। यहाँ बात करते हैं हम राजस्थान के कुछ प्रमुख जननायकों के बारे में। सबसे पहले केसरी सिंह बारट की बात कर लेते हैं। तो केसरी सिंह बारट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे और इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा
को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था? केसरी सिंह भारट ने। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर गांव में हुआ था। एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था और 1903 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। और रास बिहारी बोस इनके मित्र थे, जिनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इनका जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक का नाम बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। सेठ दामोदर दास राठी, इनका जन्म मारवाड़ की जो पोखरण है जैसलमेर में, वहाँ हुआ था। राव गोपाल सिंह खरवा ने ये इनके मित्र थे दामोदर दास राठी के। और 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और उसके लिए ये डेट निर्धारित की थी 21 फरवरी 1915। अजमेर और नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को दी गई थी। गोपाल सिंह खरवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खरवा के थे। 1921 में दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। ठाकुर जोरावर सिंह भारट, इन्होंने चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस के साथ मिलकर। और ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर जो केसरी सिंह थे उनके छोटे भाई थे और कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। जो प्रताप सिंह भारट है उनके चाचा थे ठाकुर जोरावर सिंह और केसरी सिंह भारट के छोटे भाई थे। कोटा और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा कर रखी थी जोरावर सिंह पर और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना की 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे थे और 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठाकुर केसरी सिंह भारट के जो पुत्र हैं ठाकुर प्रताप सिंह हैं और इनको जो पकड़वाया था वो आसानाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग करते हुए इन्हें पकड़ा दिया था। बरेली जेल में कठोर यातनाएं दी गई थी। और एक जो डायरेक्टर थे सीआईडी के जो डायरेक्टर थे वो थे चार्ल्स क्लेवलैंड। राव गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को टॉडगढ़ अजमेर की जो किला है उसमें नज़रबंद किया गया था। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से कितनी लागतें ली जाती थी? तो 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो ये 44 वर्षों तक चला था और पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में हुई थी और सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना 1921 में की थी, जो अपन ने अभी पढ़ा है। बात करते हैं थोड़ा सा और यहाँ अपन देख लेते हैं।